बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका जो टॉपिक है वो है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ए कोर्ट। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव करते हैं सेक्शन 3 पे, जो कह रहा है कि जो प्रोविजंस इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस हैं या जो कंडीशंस हैं या जो दफ़ात वगैरह हैं जो कि इम्प्लाइड हैं, जो कि एक्सप्रेस नहीं की गई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, तो उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो इसकी जो है सेक्शन 3 एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज़ एक्सप्रेस देयरिन, जब तक उसमें कोई डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं की गई, शैल बी डीम टू इंक्लूड, उसमें कौन कौन से इज्जा, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। द प्रोविजन सेट आउट इन द फर्स्ट स्केड्यूल, के जो प्रोविजंस सेट आउट की गई हैं, बयान की गई हैं फर्स्ट स्केड्यूल में, वो एप्लीकेबल होंगी कोई भी जो रेफरेंस भेजा जाना है उस पे। ठीक है, ये है सेक्शन 3 में। उसके बाद जो सेक्शन 3 है, इसको आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो फर्स्ट स्केड्यूल है 1940 जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है, उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम मूव करते हैं फर्स्ट स्केड्यूल पे। जो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज़ में, तो जो हैं अगर तो वो एक्सप्रेस नहीं है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन जो हैं वो इम्प्लाइडली इंक्लूड होंगी, ये हमने पढ़ना है। तो इसकी जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, यानी कि जब तक उसमें एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं की गई वो चीज़ें, द रेफरेंस शैल बी टू अ सोल आर्बिट्रेटर, जो वो रेफरेंस भेजा जाएगा आर्बिट्रेशन के लिए वो किसके पास भेजा जाएगा? वो सोल आर्बिट्रेटर के पास भेजा जाएगा, एक ही आर्बिट्रेटर के पास भेजा जाएगा। इसकी क्लॉज 2 ये हमें बताती है कि इफ़ द रेफरेंस इज़ टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी कि कोई रेफरेंस भेजा जाना है और जिसमें एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो आर्बिट्रेटर्स होंगे वो अपॉइंट करेंगे एक अंपायर को, और 1 महीने के अंदर अंदर वो करेंगे। जब वो आर्बिट्रेटर्स खुद अपॉइंट हुए हैं उससे 1 महीने के अंदर अंदर वो एक अंपायर को अपॉइंट करेंगे। इवन नंबर है आर्बिट्रेटर्स का जहाँ पे। इसकी क्लॉज 3 में क्या बात की गई है? क्लॉज 3 ये कहती है कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं शैल मेक देयर अवार्ड विद इन 4 मंथ्स। अब आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो गए तो आर्बिट्रेटर्स क्या करेंगे? आर्बिट्रेटर्स का जो डिसीजन होता है ना, उसको हम बोलते हैं ये अवार्ड है। तो आर्बिट्रेटर्स ने 4 महीने के अंदर अंदर अपना डिसीजन देना है, तो आफ्टर एंटरिंग ऑन द रेफरेंस। ठीक है, और अगर उन्होंने जो है अपना डिसीजन 4 महीने के अंदर अंदर नहीं दिया तो कोर्ट जो है उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है, अगर कोर्ट सफिशिएंट कॉज से सेटिस्फाइड होती है। अगर कोर्ट जो है वो ये मुनासिब समझती है कि जो है फॉर द नेसेसिटी ऑफ जस्टिस जो है कि टाइम पीरियड एक्सटेंड होना ज़रूरी है, तो टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है कोर्ट। इसकी क्लॉज 4 जो है वो क्या लिखती है? वो कहती है कि इफ़ द आर्बिट्रेटर्स हैव अलाउड देयर टाइम टू एक्सपायर, यानी कि अब जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो अपने टाइम को एक्सपायर होने दे रहे हैं, जो उनके पास 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है उसको वो एक्सपायर होने दे रहे हैं, अपना जो है वो अवार्ड पास नहीं करते। विदाउट पासिंग द अवार्ड वो टाइम को एक्सपायर होने दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि वो राइटिंग में नोटिस देंगे, या तो कि हम जो हैं इन पार्टीज़ पे क्या है एग्री नहीं होते, वो अंपायर को नोटिस देंगे। ठीक है, या फिर जो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो अंपायर होगा वो खुद एंटर होगा उस रेफरेंस में और उन जो है आर्बिट्रेटर्स के बिहाफ पे क्या करेगा? वो फैसला करेगा। द अंपायर
नंबर 5, द अंपायर शैल मेक हिज अवार्ड विद इन 2 months। अब आर्बिट्रेटर्स ने कहा है कि हम इन पे जो है एग्री नहीं हो रहे, आर्बिट्रेटर्स ने अपना अवार्ड पास नहीं किया, उनका टाइम पीरियड हो गया एक्सपायर। ये हमें सेक्शन जो है क्लास 4 में बताया गया। क्लास 5 ये कहती है कि अब जो है अंपायर एंटर हो गया उस रेफरेंस में, तो अंपायर ने 2 महीने के अंदर अंदर अपना अवार्ड पास करना है, ठीक है। और जो है कोर्ट अगर समझती है तो अंपायर का भी जो टाइम पीरियड है वो भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी क्लॉज 6 क्लॉज 6 में ये बात की गई है कि जो पार्टीज हैं टू द रेफरेंस एंड ऑल पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसमें बात की गई है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की, यानी कि जो भी पार्टीज़ हैं जो कि रेफरेंस में पार्टीज़ हैं या वो तमाम पर्सन जो कि क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो हैं उन पे ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है या कोई भी जो लॉ है जो कि टाइम बीइंग इन फोर्स है वो एप्लीकेबल होगा और उनको जो है एग्ज़ामिन किया जाएगा आर्बिट्रेटर या अंपायर की तरफ से, और उनसे ओथ भी ली जा सकती है और उनकी अफर्मेशन भी ली जा सकती है। वो जो मैटर को जो जिसको अलेज कर रहे हैं या जो मैटर इन डिफरेंस है, ठीक है, उनको आर्बिट्रेटर या अंपायर कह सकता है कि आप प्रोड्यूस करें अपने डिफेंस में अपने जो है जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए जो आप एविडेंस दे सकते हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आपके पास डीड है, कोई भी आपके पास पेपर है, कोई अकाउंट्स हैं, कोई राइटिंग्स हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो आप दे सकते हैं अपने जो एलिगेशन है, जो आप जिस चीज़ को अलेज कर रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए, तो वो आप लेके आएँ, ठीक है। विच मे बी रिक्वायर्ड और कॉल्ड फॉर and do all other things which during the proceeding on the reference the arbitrator or umpire may require। ठीक है, इसमें बात की गई है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की, यानी कि जो पार्टीज़ हैं जो कि रेफरेंस में पार्टीज़ हैं या जो क्लेम कर रही हैं। नंबर 1 पे बात ये थी कि उन पे जो ये आर्बिट्रेशन एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा या फिर जो भी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स है वो एप्लीकेबल होगा। नंबर 2 पे वो अपने वो जिस चीज़ को अलेज कर रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नंबर 7 में ये चीज़ की गई है, जो क्लास नंबर 7 है उसमें कहा गया है द अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज़। जो अवार्ड होगा, जो ये अवार्ड पास कर रहे हैं या आर्बिट्रेटर कर रहे हैं या अंपायर कर रहा है वो फाइनल होगा, ठीक है। एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली, जो अवार्ड जो पास होगा वो फाइनल अवार्ड होगा और वो तमाम पार्टीज़ पे या पर्सन्स पे जो क्लेम कर रहे हैं उन सब के लिए वो फाइनल अवार्ड होगा, ठीक है। क्लास नंबर 8 में ये बात की गई है द कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस एंड अवार्ड शैल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स और अंपायर। जो कॉस्ट होगी, जो रेफरेंस पे कॉस्ट आई है एंड अवार्ड, और जो अवार्ड पे भी कॉस्ट आई है वो क्या होगी, वो डिस्क्रिशन होगी और आर्बिट्रेटर्स की या अंपायर की। वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो कॉस्ट है ये कौन पे करेगा, ठीक है, किस तरह से पे की जाएगी, ठीक है। और सच कॉस्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ, या ये जो कॉस्ट है या इसका कोई भी हिस्सा है वो पे किया जाएगा। एंड और जो है उस पर टैक्स भी लगा सकते हैं और सेटल कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ कॉस्ट को, ठीक है, कि वो पे की जाएगी या उसका कुछ हिस्सा पे किया जाएगा। एंड मे अवार्ड कॉस्ट, और वो कॉस्ट को दे भी सकते हैं कि वो पे की जाए बिटवीन लीगल प्रैक्टिशनर, जो वकील साहब हैं उनको या उनके क्लाइंट के दरमियान ही वो उसको मैनेज कर लिया जाए। ये था हमारा जो है फर्स्ट स्केड्यूल और सेक्शन 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हमसे रब्ता करें, हमें बहुत ही खुशी महसूस होगी आप लोगों को हेल्प करके। बहुत शुक्रिया आपका।